एक कप चाय सिर्फ एक कप चाय नहीं होती है, बल्कि ये $1 बिलियन बिजनेस है। और इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम ये नहीं, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट। ये कंपनी सिर्फ चाय और कॉफी का बिजनेस नहीं करती है, बल्कि ये एक एफएमसीजी जायंट है जो इंडिया और इंटरनेशनल दोनों ही मार्केट में बहुत एग्रेसिवली एक्सपांड कर रही है। आज के तारीख में आपके किचन में न जाने कितने ही प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे कि चाय, नमक, कॉफी एंड सो ऑन, जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के ही है। वेलकम टू नो योर कंपनी प्लेलिस्ट, जहां मैं आपके लिए बड़ी बड़ी स्टॉक्स का पूरा डीप फंडामेंटल और बिजनेस एनालिसिस करके दूंगा, ताकि आप इन स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट कर पाओ अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग पर्पस के लिए। मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूँ स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, और आप देखना शुरू कर चुके हैं टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के ऊपर मेरा डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो। इस केवाईसी सीरीज में मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम बड़े बड़े स्टॉक्स का डीप फंडामेंटल एनालिसिस एक बार में कर ले, ताकि हमें ये पता रहे कि लॉन्ग टर्म में हमें ये ना सोचना पड़े कि भाई ये कंपनी इन्वेस्टेबल है या नहीं। अगर आप द डोजी के चैनल को जानते हो तो आपने मुझे कई बार ये कहते हुए सुना होगा कि एन आइडियल इन्वेस्टर विल बाय गुड कंपनीज एट ग्रेट वैल्यूएशन। सो दिस प्लेलिस्ट इज ऑल अबाउट दिस गुड कंपनी वाला पार्ट। इस वीडियो में हम टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का बिजनेस मॉडल समझेंगे, उसका ग्रोथ प्लान समझेंगे और जानेंगे कि क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी है। चलिए हम बिजनेस मॉडल से स्टार्ट करते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट एक एफएमसीजी कंपनी है जो बेवरेजेस एंड फूड सेगमेंट में काम करती है। इनका बिजनेस काफी डाइवर्सिफाइड है, जो उन्हें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ देता है। चलिए इनके बिजनेस सेगमेंट्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बेवरेजेस सेगमेंट को देखते हैं। इस कंपनी का 56% रेवेन्यू जो है वो बेवरेज सेगमेंट से ही आता है, मतलब आधे से ज्यादा बिजनेस ये इसका चाय कॉफी वाले सेगमेंट से ही प्रोड्यूस होता है। टाटा टी और टेटली टी इंडिया के सबसे बड़े टी प्लेयर्स में से है, और टेटली तो इनफैक्ट ग्लोबल जायंट भी है। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं, क्योंकि अपन कैसा सिंपल चाय वाले। नेक्स्ट, टाटा कॉफी के थ्रू कंपनी प्लांटेशन और इंस्टेंट कॉफी का बिजनेस करती है। फिर टाटा ग्लूको है, इनका ग्लूकॉन डी का वर्जन, जो अगेन एक बेवरेज सेगमेंट का ही पार्ट है। इंडियन बेवरेज सेगमेंट का रेवेन्यू ग्रोथ 16% हुआ है और टी वॉल्यूम 7% से बढ़ा है, विच इज क्वाइट डिसेंट। नेक्स्ट आता है फूड सेगमेंट। इस कंपनी का 35% रेवेन्यू फूड सेगमेंट से आता है, जिसमें टाटा सॉल्ट जो इंडिया का नंबर 1 सॉल्ट ब्रांड है। फिर टाटा संपन्ना आता है, जिसमें दाल मसाले वगैरह इंक्लूडेड है। एंड फिर टाटा सोलफुल, जिसमें मिलेट बेस्ड हेल्दी स्नैक्स और ब्रेकफास्ट सीरियल्स है। इस सेगमेंट में इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसकी ग्रोथ बेवरेज सेगमेंट से ज्यादा तेजी से हो रही है, जो कि 31% पे है, कंपेयर टू 16% फ्रॉम बेवरेज सेगमेंट। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के बिजनेस मॉडल में थर्ड सेगमेंट आता है इसका इंटरनेशनल बिजनेस। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के टोटल रेवेन्यू में से 9% रेवेन्यू इसका इंडिया के बाहर से आता है, जिसमें टेटली एंड 8 o'clock कॉफी जैसे ब्रांड शामिल है। और ये रेवेन्यू आता है यूके, कनाडा, यूएस, साउथ अफ्रीका जैसे कंट्रीज से। इस सेगमेंट का रेवेन्यू ग्रोथ भी 8% है, विच इज अगेन गुड। देखो, कोई भी सेगमेंट में रेवेन्यू ग्रोथ आना ये बताता है कि मार्केट में और पोजीशन कैप्चर की जा रही है। एंड फाइनली द फोर्थ सेगमेंट फॉर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स रेवेन्यू इज स्टारबक्स। इंडिया में टोटल 450 से ज्यादा स्टोर्स है, जो कि 77 सिटीज में लोकेटेड है। और कंपनी का एक्सपांशन टारगेट बहुत ज्यादा है, 2028 तक के 1000 स्टोर, मतलब डबल करना है इन्हें नंबर। ऑल्दो बाकी सारे बिजनेस सेगमेंट से कंपेयर किया जाए तो ये बिजनेस सेगमेंट अभी दिक्कत में है। इनका सेम स्टोर का सेल्स ग्रोथ कुछ ज्यादा नहीं है, और इंडिया में महंगे कॉफी का कल्चर अभी अभी आना शुरू हुआ है। इट माइट टेक सम मोर टाइम और इट कुड इवन फ्लॉप। हमें ये चीज भी कंसिडर करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल बिजनेस एनालिसिस में हमें ये समझ में आता है कि कंपनी का रेवेन्यू कहां कहां से आता है और वो कितना परसेंटेज में है। ब्रॉडली स्पीकिंग, जो ऊपर के 3 सेगमेंट है, इसमें रेवेन्यू ग्रोथ भी दिख रही है और सस्टेनेबल बिजनेस भी दिख रहा है। सो यही रहेंगे प्राइमरी बिजनेस ड्राइवर्स फॉर शॉर्ट टू मिड टर्म। नेक्स्ट, हम कभी भी अगर एफएमसीजी कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एनालाइज करना होता है। आप चाहे कितना भी बेहतरीन प्रोडक्ट बना लो, अगर देश के हर कोने में वो पहुंचेगा नहीं तो फिर वो कोई स्केलेबिलिटी नहीं प्रेजेंट करेगा। बेसिकली अच्छी चीज को सस्ते में बनाना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन उसे हर घर पहुंचाना, इसके लिए लगती है मेहनत, और ये मेहनत लगती है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाने के लिए। चलिए इसे समझते हैं अब। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का एक स्ट्रॉन्ग और वास्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जो इनकी ग्रोथ के लिए एक मेजर पिलर है। टाटा कंज्यूमर के प्रोडक्ट्स 3.5 मिलियन रिटेल आउटलेट्स में अवेलेबल है। डिजिटल और मॉडर्न ट्रेड चैनल में इनका मार्केट शेयर कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। ई कॉमर्स सेल्स में 59% ग्रोथ दिख रही है, विच इज फैंटास्टिक। कंपनी एग्रेसिवली रूरल इंडिया में अपनी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपांड कर रही है। ये सेगमेंट लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए क्रूशियल रहेगा। टाटा कंज्यूमर को टाटा ग्रुप के स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का फायदा मिलता है, जो इन्हें रिटेल और इंस्टीट्यूशनल सेल्स दोनों में ही एडवांटेज देता है। तो एफएमसीजी कंपनीज में जब हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का एक क्राइटेरिया चेक करते हैं तो उसमें टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट एकदम सक्सेसफुल बैठता है। लेट अस नाउ लुक एट सम चैलेंजेस दैट द कंपनी फेसेस।
सबसे पहला चैलेंज है राइजिंग टी प्राइसेस। ग्लोबल टी प्राइसेस बढ़ने की वजह से मार्जिन्स पे प्रेशर आ सकता है। अगर रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट जरूर पड़ेगा। और टी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका प्राइस आप डायरेक्टली इंक्रीज नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो हमारे लाइफलाइन का पार्ट है। एंड इस स्पेस में कंपटीशन भी बहुत है, इसलिए ये चीज आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई रॉ मटेरियल कॉस्ट कितना आ रहा है। अगला चैलेंज है स्टारबक्स का ये ग्रोथ इशू। हाई इन्फ्लेशन की वजह से डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग स्लो हुई है, जो कि डायरेक्टली स्टारबक्स के फुटफॉल को इंपैक्ट करता है। एंड फाइनल चैलेंज जो आपको बिल्कुल कंसिडर करना है इस कंपटीशन। HUL, नेस्ले, ITC जैसे बड़े बड़े FMCG प्लेयर्स है जो कि एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं, और रिलायंस भी अब इस इंडस्ट्री में जंप कर रहा है। देखो, वैसे तो सारे FMCG प्रोडक्ट्स के पास में अपना एक स्टैंड अलोन प्रोडक्ट है जो कि उसके पूरे बिजनेस को ड्राइव करता है, बट एक बार किसी ने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना लिया ना, तो वो दूसरे प्रोडक्ट्स को एब्जॉर्ब करने से पहले सोचता नहीं है। बेसिकली अगर HUL का ट्रक एक दुकान वाले तक जा ही रहा है, तो वो भी क्यों ना कोई चाय पत्ती के ब्रांड को ऑनबोर्ड करके अपना चाय पत्ती भी बेचना चालू कर दे। सो ये जो फैक्टर है ये पूरे ही FMCG सेक्टर के ऊपर में एप्लीकेबल होता है। बट एज लॉन्ग एज देयर इज सेल्स ग्रोथ, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। चलिए अब हम इस कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। तो मैंने स्क्रीन पे अभी इस कंपनी का P&L स्टेटमेंट ओपन करके रखा है। फाइनेंशियल एनालिसिस में कुछ बेसिक चीजें हैं जो सबको चेक करनी चाहिए, अभी हम उसी को डिस्कस करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कंपनी का सेल समय के साथ हमेशा बढ़ता रहा है। मार्च 2020 में जहां करीबन इस कंपनी का रेवेन्यू 9,600 करोड़ था, वहीं आज 16,000 या फिर 17,000 करोड़ तक को टच कर चुका है। यहीं पे अगर आप इसका इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट देखो, इंटरेस्ट मतलब ब्याज कितना भरती है कंपनी बैंक्स को अगेंस्ट द लोन्स दैट इट हैज टेकन, ये भी काफी कंट्रोल में है। ऑल्दो द नंबर इज गोइंग अप, लेकिन आप ये चीज देखिए, एक और चीज आप कंपेयर कीजिए, कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है आप देख सकते हो यहाँ पे मार्च 2017 में लगभग 455 करोड़ था, और ये नंबर आज 1200 करोड़ करीबन हो गया है। तो आउट ऑफ दिस मच प्रॉफिट अगर कंपनी 200 करोड़ का इंटरेस्ट देती है, सो विच इज मैनेजेबल। ऑफ कोर्स इट इज नॉट आइडियल, मैं तो प्रेफर करूंगा एकदम डेट फ्री कंपनी हो, बट स्टिल अगर मार्केट में ग्रोथ है और कंपनी ऑल टाइम हाई रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, तो दिस इज अ सस्टेनेबल थिंग। हमने फटाफट इस कंपनी का इन्वेस्टर होल्डिंग पैटर्न भी देख लेना चाहिए। कभी भी किसी कंपनी को अगर हम शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, तो इसमें ये चीज समझ लो कि भाई पढ़े लिखे लोगों ने पैसा लगाया है क्या। अब हम रिटेल इन्वेस्टर्स का क्या होता है, यूट्यूब वीडियो देख के भी डिसीजन ले सकते हैं, कोई रील देख के भी डिसीजन ले लेते हैं, या फिर कोई न्यूज चैनल से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। बट अगर कोई QIB जो कि FIIs एंड DIIs होते हैं, इन्हें कोई स्टॉक को परचेस करना होता है, तो ये प्रॉपर एनालिसिस करते हैं और उसके बाद में ये डिसीजन लेते हैं। सो जैसा आप देख सकते हो, इस कंपनी के इन्वेस्टर्स टैब पे अगर आप देखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न को बेसिकली अगर आप एनालाइज करो, तो इसमें 23% कंपनी जो है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने होल्ड की है, एंड 20% कंपनी जो है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, लगभग 19% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने होल्ड की है। अब देखो, इतने बड़े कंपनीज का मार्केट कैप अगर आप चेक करो, सो दिस इज अराउंड 1 लाख करोड़। तो 1 लाख करोड़ का 20% 30% अगर कोई ओन करता है, तो उसने कुछ अच्छा एनालिसिस किया ही होगा। सो दिस गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि भाई पढ़े लिखे लोगों ने भी इस कंपनी में भर भर के इन्वेस्ट किया है। इनफैक्ट हाउ मच डिड रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट, ये नंबर भी करीबन 23% का है, व्हिच इज अगेन गुड, राइट। सो देयर इज अ गुड बैलेंस बिटवीन प्रमोटर, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द एनालिसिस दैट वी हैव डन इन दिस वीडियो, मुझे तो लगता है कि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत बेहतरीन स्टॉक है। FMCG सेक्टर एक डिफेंसिव कैटेगरी में आता है, तो स्पेशली आज के सिनेरियो में जहां मार्केट थोड़ा साइडवेज टू बेरिश नेचर में है, इन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बाकी मार्केट से बेटर होता है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट के पास में कहीं ना कहीं टी स्पेस में मोनोपोली है, एंड टाटा ग्रुप के साथ सिम्बायोसिस में एक जो एडवांटेज मिलता है, उसे इतना इजीली फैक्टर इन किया नहीं जा सकता है, बट उसे एडवांटेज मिलेगा जरूर। बाय द वे, अगर कोई स्टॉक फंडामेंटली अप्रूव हो जाता है, तो उसमें बाइंग या सेलिंग कैसे करते हैं, अगर आप ये सीखना चाहते हो, तो मैं 6 चेक एनालिसिस कोर्स में यही सिखाता हूं। डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से इस कोर्स को आप जरूर कंसिडर करना। इस पे मैंने स्पेशल डिस्काउंट कोड भी अवेलेबल कर रखा हुआ है। और रियल टाइम मार्केट अपडेट्स के लिए आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है, तो ये मैंने अपना हैंडल शेयर किया है। आई होप ये KYC वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ यू लाइक्ड इट, डू गिव इट अ थम्स अप, एंड आई विल सी यू in the next one.